हे एवरीवन, कैसे हो क्लास 12 के सुपर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट और पता है आज क्या शुरू करने वाले हैं। आपकी बुक का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स, शेयर कैपिटल। तो चलो फुल एनर्जी के साथ इस चैप्टर को एकदम मास्टर कर लेते हैं। Alright, so let's start with a big question. जरा सोचो, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, टाटा, इतना सारा पैसा बिजनेस करने के लिए ये लाती कहाँ से हैं? क्या उनके ओनर्स अपनी ही पॉकेट से सब पैसा लगाते हैं? इसी सवाल का जवाब दोस्तों इस पूरे चैप्टर की नींव है, द फाउंडेशन। चलो पता लगाते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का सफर, हमारा रोड मैप। देखो, हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन से, फिर जंप करेंगे उसके फीचर्स पे, उसके टाइप्स समझेंगे और फिर आएंगे मेन टॉपिक पर, यानी शेयर कैपिटल और अलग अलग तरह के शेयर्स। ये आपके चैप्टर का बिल्कुल बेस है, तो फुल फोकस यहाँ पे। ऑलराइट देन, लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये कंपनी है क्या? अकाउंटिंग की गहराइयों में उतरने से पहले ये समझना सुपर इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का आखिर मतलब क्या होता है। Okay, so in the simplest terms, a company is basically an artificial person. इसे कानून बनाता है, लॉ क्रिएट करता है और इंडिया में ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है। अब अ बिग क्वेश्चन, इसके असली मालिक कौन? वेल, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। और कंपनी को डे टू डे चलाने के लिए यही शेयर होल्डर्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। सिंपल राइट? ये एक बहुत ही फेमस कोट है चीफ जस्टिस मार्शल का और ये कंपनी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। चलो इसको तोड़ते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब साफ है, ये हमारी तरह एक रियल इंसान नहीं है, बट अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इनविजिबल एंड इनटैंजिबल मतलब इसे ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो। इट एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, यानी बस कानून की नज़र में इसका वजूद है। ओके, तो अब हमें कंपनी का बेसिक आइडिया तो मिल गया है, बट ऐसी क्या खास बातें हैं? व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स दैट मेक अ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम से अ पार्टनरशिप और अ सोल प्रोप्राइटरशिप? चलो इसकी फीचर्स देखते हैं। So, feature number one, and this is probably the most important one, separate legal entity. इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी और उसके मालिक यानी मेंबर्स कानून की नज़र में दो अलग-अलग लोग हैं। Think of it this way, आप अलग हैं और आपके पेरेंट्स अलग हैं, राइट? सेम थिंग। इसी वजह से कंपनी अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर सकती है। द बॉटम लाइन, ओनर अलग, कंपनी अलग। ऑलराइट, नाउ पे क्लोज अटेंशन। ये फीचर लिमिटेड लायबिलिटी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक मेंबर की जिम्मेदारी, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना पैसा उसने अपने शेयर्स पर अभी तक अनपेड छोड़ा है। अगर कंपनी को लॉस हो गया या डूब भी गई तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका घर, गाड़ी, सब कुछ बिल्कुल सेफ रहता है। कोई उनसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकता। सीरियसली, ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप वी हैव परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है इट गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्रेन। पैसेंजर्स बदलते रहते हैं, बट द ट्रेन कीप्स मूविंग ऑन इट्स जर्नी। दैट्स अ कंपनी। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट दिस लॉजिकली। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? तो वो डॉक्यूमेंट साइन कैसे करेगी? उसके तो हाथ नहीं होते। इसके लिए होता है कॉमन सील। यू कैन थिंक ऑफ इट एज द कंपनीज ऑफिशियल सिग्नेचर। बस एक थप्पा, एक स्टैम्प। जिस भी डॉक्यूमेंट पर ये सील लग जाती है, ये मान लिया जाता है कि कंपनी उसके लिए लीगली बाउंड है। कूल राइट? एंड हियर्स अनदर की फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। खास करके एक पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर्स को बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट पर खरीद और बेच सकते हैं। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन फॉर दैट, और इसीलिए कंपनी में इन्वेस्ट करना इतना ईजी और फ्लेक्सिबल हो जाता है। ओके, जस्ट अ कपल मोर फीचर्स रियल क्विक। पहला है बॉडी कॉर्पोरेट, जिसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी लॉ के अंदर बनती है, इट्स अ लीगल बॉडी। और दूसरा, मे सू और बी सूड। इसका मतलब है कंपनी अपने नाम से किसी और पर केस कर सकती है और कोई दूसरा भी कंपनी पर केस कर सकता है। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, ये सारे फीचर्स व्हाट इज अ कंपनी वाले क्वेश्चन के लिए बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू नो देम। Alright, so now we have a solid grip on the features of a company. Let's move on and see कि companies कितने तरह की होती हैं. Basically, इनको classify करने के दो main तरीके हैं. So, we can classify companies on two main bases. First, let's look at the basis of liability. Number one is limited by shares, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा. Second, there's limited by guarantee. यहाँ member एक guarantee देता है कि अगर कंपनी बंद हुई
तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट, एक प्रॉमिस्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। एंड थर्ड, अनलिमिटेड कंपनी, जहां लाइबिलिटी की एज द नेम सजेस्ट कोई लिमिट नहीं होती, दो ऑनेस्टली ये इंडिया में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ द सेकेंड बेसिस इज ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसमें आती हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज। ओके गाइज, अब आते हैं इस चैप्टर के हीरो पर, द मेन टॉपिक, शेयर कैपिटल। यू कैन थिंक ऑफ इट एज द फ्यूल फॉर द बिजनेस। इसके बिना कंपनी की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि ये पैसा, ये कैपिटल, कंपनी आखिर रेज कैसे करती है? लेट्स फाइंड आउट। सो राइट एट द टॉप वी हैव ऑथराइज्ड कैपिटल। इसे नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी इज लीगली अलाउड टू रेज फ्रॉम द पब्लिक इन इट्स एंटायर लाइफ टाइम। ये अमाउंट कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा होता है। टू कंटिन्यू आवर एनालॉजी, सोचो ये एक पानी की टंकी की टोटल कैपेसिटी है। इससे ज्यादा पानी उसमें नहीं आ सकता। दैट्स द लिमिट। सो जस्ट इमेजिन, ऑथराइज्ड कैपिटल इज अ वाटर टैंक्स टोटल कैपेसिटी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम पूरी टंकी एक ही बार में भर दे? ऑफ कोर्स नॉट। तो कंपनी उस टोटल कैपेसिटी का जितना हिस्सा पब्लिक को ऑफर करती है, उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। थिंक ऑफ इट एज द वाटर you've taken out of the tank to use। और जो हिस्सा अभी ऑफर नहीं किया गया, जो बचा हुआ है, वो है अनइश्यूड कैपिटल, यानी टंकी में बचा हुआ पानी। रिमेंबर, दिस ब्रेकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नो, दिस कैपिटल दैट अ कंपनी रेजेस, इट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स। इन्हीं छोटे हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं। और कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। चलो देखते हैं ये दो टाइप्स कौन से हैं। ओके, लुक हियर, वी हैव टू टीम्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो स्पेशल राइट्स, दो प्रेफरेंसेस मिलते हैं। पहला, उन्हें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड यानी प्रॉफिट का हिस्सा इक्विटी वालों से पहले मिलता है, फर्स्ट राइट। दूसरा, जब कंपनी बंद होती है तो उनका पैसा भी इक्विटी वालों से पहले वापस मिलता है, सेकेंड राइट। बट इसके बदले में इनके पास यूजुअली वोटिंग राइट्स नहीं होते। अब आते हैं दूसरी टीम पे, द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, द रियल ओनर्स। इन्हें डिविडेंड सबके बाद मिलता है और कैपिटल भी सबसे लास्ट में वापस मिलता है। तो रिस्क इनका सबसे ज्यादा है, नो डाउट। पर इन्हीं के पास कंपनी के बड़े डिसीजंस में वोट करने का पावर होता है। हाई रिस्क, हाई कंट्रोल। ऑलराइट, सो लेट्स डू अ सुपर क्विक रिकैप। आज हमने क्या सीखा? फर्स्ट, कि कंपनी कानून द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल पर्सन है विद इट्स ओन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेकेंड, हमने उसके की फीचर्स देखे, लाइक लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड, हमने जाना कि शेयर कैपिटल कंपनी का फंड होता है जिसकी मैक्सिमम लिमिट को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। एंड फाइनली, हमने दो तरह के शेयर्स समझे, प्रेफरेंस और इक्विटी। गॉट इट? गुड। सो टुडे we've basically built the entire theoretical foundation for this chapter. But the big question now is, जब कंपनी ये शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग, उसकी जर्नल एंट्रीज वो कैसे होती हैं? That is exactly what we are going to learn in our next explainer. तब तक इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, because the real game, the practical part, starts now. I'll see you next time. हेलो बच्चों, और स्वागत है आप सबका। अकाउंटेंसी में आज हम डाइव करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा उठाती हैं, और वो है डिबेंचर्स। ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपको कंपनी फाइनेंस की असली दुनिया के बहुत करीब ले जाएगा। तो रेडी हो जाइए, इसे बिल्कुल आसान भाषा में फोड़ते हैं। चलो एक सिचुएशन सोचो। मान लो एक कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, और उसके लिए उसको चाहिए पैसा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कंपनी के मालिक नहीं चाहते कि वो अपने शेयर्स इशू करें, क्योंकि उससे कंपनी की ओनरशिप यानी हिस्सेदारी दूसरों में बढ़ जाएगी। तो अब कंपनी क्या करे, पैसा कहां से लाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब है डिबेंचर्स। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा गेम प्लान क्या है। हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिबेंचर आखिर है क्या चीज़। फिर हम शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क देखेंगे। उसके बाद हम डिबेंचर्स की अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में ये सीखेंगे कि कंपनी इन डिबेंचर्स का पैसा वापस कैसे करती है। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। ये डिबेंचर होता क्या है? नाम सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, आई नो, पर कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही सिंपल है। चलो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये डिबेंचर वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड डिबेरे से, जिसका मतलब होता है टू बोरो,
यानी उधार लेना। तो डिबेंचर और कुछ नहीं, बस एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हमने आपसे उधार लिया है। इस पे कंपनी की सील लगी होती है और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि आपका असल पैसा कब वापस मिलेगा और उस पर एक फिक्स्ड रेट से ब्याज यानी इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये कंपनी का एक फॉर्मल लोन एग्रीमेंट है आम पब्लिक से। अच्छा, अब जब हमें ये समझ आ गया है कि डिबेंचर एक तरह का लोन है, तो दिमाग में एक नेचुरल सा सवाल आता है, राइट? कि भाई शेयर्स से भी कंपनी पैसा लेती है और डिबेंचर से भी, तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसको क्लियर करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स और इसका सबटाइटल देखो, मालिक बनना या कर्ज देना। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। चलिए इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। बच्चों, ये टेबल इसे स्टार मार्क कर लो। बोर्ड एग्जाम्स का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर बहुत ध्यान देना। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला, ओनरशिप। जब आप शेयर खरीदते हो, आप कंपनी के मालिक बनते हो, ओनर। लेकिन डिबेंचर लेने पर आप सिर्फ एक क्रेडिटर बनते हो, यानी जिसने कंपनी को कर्ज दिया है। दूसरा, रिटर्न। शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, जो कि कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम या नो डिविडेंड। लेकिन डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। तीसरा, सिक्योरिटी। शेयर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, पर डिबेंचर्स अक्सर सिक्योर्ड होते हैं, यानी उनके पीछे कंपनी के एसेट्स की गारंटी होती है। चौथा, वोटिंग राइट्स। मालिक हो तो कंपनी के डिसीजंस में वोट भी करोगे, तो शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, पर डिबेंचर होल्डर्स को नहीं। पांचवा, रीपेमेंट। शेयर का पैसा कंपनी चलते वक्त वापस नहीं मिलता, लेकिन डिबेंचर का पैसा एक फिक्स टाइम के बाद वापस करना ही पड़ता है। और लास्ट पॉइंट, कन्वर्टेबिलिटी। शेयर्स को डिबेंचर्स में नहीं बदल सकते, पर हाँ, कुछ डिबेंचर्स को शेयर्स में बदलने का ऑप्शन जरूर होता है। सो द बॉटम लाइन इज, शेयर मीन्स ओनरशिप, डिबेंचर मीन्स लोन। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देखो, ऐसा नहीं है कि सारे डिबेंचर्स एक जैसे होते हैं। एक कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के जैसे एक मेनू से चूज करती है, वैसे डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पैसा आपने लगाया है उसके पीछे कोई गारंटी, कोई सुरक्षा है या नहीं। इसमें दो टाइप्स हैं। पहले है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। यहाँ कंपनी अपने कुछ एसेट्स जैसे बिल्डिंग या मशीन गिरवी रखती है। मतलब अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो इन्वेस्टर उन एसेट्स को बेचकर अपना पैसा निकाल सकता है, तो ये इन्वेस्टर के लिए सेफ है। दूसरे हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिनके पीछे ऐसी कोई स्पेसिफिक एसेट की गारंटी नहीं होती, तो नेचुरली ये इन्वेस्टर के लिए थोड़े रिस्की होते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, यानी टाइम पीरियड। सिंपल सा फंडा है, आपका पैसा कंपनी कब वापस करेगी। यहां भी दो ऑप्शंस हैं। पहला, रिडीमेबल डिबेंचर्स। इनका पैसा एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे 5 साल या 10 साल, वापस मिल जाता है। दूसरे हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स, जिनको परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। परपेचुअल मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनका पैसा कंपनी की लाइफ में वापस नहीं मिलता, सिर्फ तब मिलता है जब कंपनी बंद हो रही हो। ओके, हमारा तीसरा बेसिस है कन्वर्टेबिलिटी। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसका मतलब है कि क्या आपने जो लोन दिया है उसको आप बाद में कंपनी की ओनरशिप यानी शेयर्स में बदल सकते हो। बिल्कुल सिंपल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें होल्डर अगर चाहे तो एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। इससे एक क्रेडिटर कंपनी का ओनर बन जाता है। कूल, राइट? और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जैसा नाम से ही क्लियर है, इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये रहा हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। बच्चों, ये कूपन रेट सुन के कंफ्यूज मत होना, ये बस इंटरेस्ट रेट का एक फैंसी सा नाम है, दैट्स इट। यहां भी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स। इन पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जैसे 8% या 10% पहले से ही डिसाइड होता है। और दूसरे होते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। इन पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा होता। तो आप सोचोगे, बिना इंटरेस्ट के कौन इन्वेस्ट करेगा? तो ट्रिक यहां है। ये डिबेंचर्स अपनी फेस वैल्यू से बहुत बड़े डिस्काउंट पर इशू होते हैं। मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी आपको 70 रुपए में देगी, लेकिन जब मैच्योरिटी आएगी कंपनी आपको पूरे 100 रुपए वापस करेगी। तो वो जो 30 रुपए का डिफरेंस है ना, वही आपकी कमाई है, वही आपका इंटरेस्ट है। समझे? बच्चों, एक सेकंड के लिए यहां रोकते हैं। ये जो चारों टाइप्स हमने अभी डिस्कस किए हैं ना, सिक्योरिटी, टेन्योर, कन्वर्टिबिलिटी और कूपन रेट, ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही जरूरी है।
इन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आने वाले हैं। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। कंपनी ने लोन तो ले लिया, अब उसे वापस भी तो करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंपनी अपना कर्ज, अपना लोन कैसे चुकाती है। लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी के पास बेसिकली 4 तरीके होते हैं। पहला, पेमेंट इन लम सम, मतलब मैच्योरिटी डेट पर सारा पैसा एक साथ एक ही बार में वापस कर दिया, खेल खत्म। दूसरा, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, मतलब पैसा किश्तों में वापस करना, जैसे हर साल थोड़ा थोड़ा करके। तीसरा, परचेज इन दी ओपन मार्केट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी कभी कभी अपने ही डिवेंचर्स ओपन मार्केट से सस्ते में खरीदकर कैंसिल कर देती है। और चौथा, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। अगर डिवेंचर्स कन्वर्टेबल हैं तो उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करके भी लोन चुकाया जा सकता है। चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं जो भी हमने आज सीखा। नंबर 1, डिबेंचर क्या है? ये कंपनी का एक लोन सर्टिफिकेट है। नंबर 2, ये शेयर से अलग है क्योंकि इससे आप मालिक नहीं क्रेडिटर बनते हो। नंबर 3, डिबेंचर्स को हम 4 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं: सिक्योरिटी, टेन्योर, कन्वर्टिबिलिटी और कूपन रेट। और आखिरी बात, रिडेम्पशन का मतलब है लोन वापस करना, और इसके 4 कॉमन तरीके हैं। तो अब जब आप शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों को अच्छे से समझ गए हैं, तो एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए क्या बेहतर है? शेयर्स में इन्वेस्ट करना जहां रिस्क भी है पर हाई रिटर्न का चांस भी है, या डिबेंचर्स में जहां रिटर्न फिक्स्ड है और रिस्क कम है? इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है बच्चों। ये पूरी तरह से इन्वेस्टर के रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, ये था हमारा डिबेंचर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इनको रिवाइज जरूर करना, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का फाउंडेशन यही कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, और स्वागत है आपका। सोचो, जब आपका स्कूल ईयर खत्म होता है तो आपको क्या मिलता है? एक रिपोर्ट कार्ड, राइट, जो बताता है कि आपने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया। बस बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी का भी साल के एंड में एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, और उसी रिपोर्ट कार्ड को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर आखिर इस रिपोर्ट कार्ड से पता क्या चलता है? मतलब कोई भी कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, उसकी सेहत कैसी है, वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में जा रही है, उसके पास कितना पैसा है, ये सब हम कैसे जान सकते हैं? इसका जवाब छिपा है कंपनी के इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसीलिए आज के इस सेशन में हम कंपनी की इसी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या हैं, इनका नेचर क्या है, इनका मकसद क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इनकी कोई कमियां यानी लिमिटेशंस भी हैं? तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, कंपनी की रिपोर्ट कार्ड। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या? देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में ये कंपनी के फॉर्मल यानी ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट्स हैं। एनुअल मतलब साल में एक बार बनाए जाते हैं। इनके थ्रू कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स और बाकी लोगों को बताती है कि कंपनी ने फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया है। इसे आप मैनेजमेंट का एक कम्युनिकेशन टूल समझ सकते हो। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन स्टेटमेंट्स को देखता कौन है? कौन है इसके यूजर्स? सोचो, सबसे पहले इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाने से पहले चेक करते हैं कि कंपनी आखिर प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। फिर आती हैं टैक्स अथॉरिटीज, वो देखते हैं कि कंपनी ने आखिर सही टैक्स भरा या नहीं। गवर्नमेंट इस डेटा को यूज करती है देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए। एम्प्लॉय जानना चाहते हैं कि कंपनी स्टेबल है ताकि उनकी जॉब सिक्योर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स, उन्हें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है ये जानने में कि उनका लगाया हुआ पैसा बढ़ भी रहा है या नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पर। यहां हम देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स का नेचर क्या है और इन्हें बनाने का मकसद क्या है, आखिर ये बनते ही क्यों हैं। यहाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से समझो। ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ रिकॉर्डेड फैक्ट्स यानी बस नंबर्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स यानी जो ट्रांजैक्शंस असल में हुए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी वो रूल्स जिनके हिसाब से अकाउंट्स बनते हैं, और पर्सनल जजमेंट्स यानी जो अकाउंटेंट है उसके अनुमान और फैसले। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें थोड़ा ह्यूमन जजमेंट भी इन्वॉल्व होता है। ये कोई प्योर साइंस नहीं है। तो फिर इनको बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला, ये बताना कि बिजनेस के पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी एसेट्स हैं और कितनी ऑब्लिगेशंस यानी लायबिलिटीज हैं। सिंपल शब्दों में, कंपनी के पास क्या क्या है और उससे किसको क्या देना है। दूसरा, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताना कि वो आगे कितना प्रॉफिट कमा सकता है।
तीसरा, कैश फ्लोज की इन्फॉर्मेशन देना, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा, इससे ये जज करने में मदद मिलती है कि मैनेजमेंट कंपनी के रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यानी इफेक्टिवली यूज कर रही है। और पांचवा, ये बताना कि कंपनी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। और हाँ, इसको मार्क कर लो, ये ऑब्जेक्टिव्स वाला टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर थ्योरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। अब जब हमने इन स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव समझ लिए हैं, तो चलिए आते हैं इस चैप्टर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइप्स क्या हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 3 कोर स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला है बैलेंस शीट, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में हम पहले 2 यानी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L पर ज्यादा फोकस करेंगे। यह स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल क्लियर कर देगी। देखो, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरह है, मतलब एक फोटो की तरह। यह एक पर्टिकुलर डेट पर, जैसे 31 मार्च को बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी है। इसलिए इसके नीचे हमेशा लिखा होता है एज ऑन अ डेट। वहीं दूसरी तरफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक मूवी की तरह है। यह एक पूरे पीरियड जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि कितना रेवेन्यू आया, कितने एक्सपेंसेस हुए और फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसलिए इसके नीचे लिखा होता है फॉर द पीरियड एंडेड। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इन दोनों स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट और इनके अंदर के जो आइटम्स हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। इन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए सनफेल लिमिटेड के पास जनरल रिजर्व में 5 लाख रुपए पहले से थे, लेकिन उस साल उन्हें स्टेटमेंट ऑफ P&L में 3 लाख का डेबिट बैलेंस यानी सीधे शब्दों में लॉस हो गया। तो कंपनी क्या करेगी? इस लॉस को वो अपने पुराने बचे हुए रिजर्व से सेट ऑफ करेगी यानी एडजस्ट करेगी। तो 5 लाख में से 3 लाख का लॉस माइनस किया और अब रिजर्व एंड सरप्लस का फाइनल बैलेंस कितना बचा? बिल्कुल सही, 2 लाख। इस तरह से P&L का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एडजस्ट होता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, हमने इतना कुछ समझा इन स्टेटमेंट्स के बारे में कि ये कितने यूजफुल हैं, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट्स हमें कंपनी की पूरी कहानी बताते हैं? इसका जवाब है नहीं। इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी कमियां क्या क्या है। पहला, जैसा हमने पहले बात की, इनमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बायस आ सकता है। दूसरा, ये सिर्फ टोटल यानी एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिटेल नहीं। इससे आपको कंपनी के हर अलग अलग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस नहीं पता चलती। तीसरा, इनमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिसिंग होती है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज कितने खुश हैं या मैनेजमेंट कितनी केपेबल है। चौथा, ये सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम पैसों में यानी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एक अच्छे ब्रांड की वैल्यू इन स्टेटमेंट्स में नहीं दिखती। और पांचवा, ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस बताते हैं, ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देते। ये सिर्फ इंटरीम रिपोर्ट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। ऑब्जेक्टिव्स की तरह ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस पर भी बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इससे पहले कि हम इस सेशन को खत्म करें, एक जल्दी से फटाफट फाइनल रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होते हैं। इन्हें यूज करने वाले मेन लोग हैं इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और ओनर्स, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना चाहते हैं। हमने देखा कि इसके 3 मेन टाइप्स हैं। बैलेंस शीट, जो एक दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो एक पूरा साल का परफॉर्मेंस बताता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आखिर में हमने समझा कि ये स्टेटमेंट्स बहुत यूजफुल तो हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इनमें पर्सनल बायस हो सकता है और ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप जरूर सोचना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ नंबर्स और फिगर्स हैं, तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को कंपनी की रियल क्वालिटी का पता कैसे चलता है? मतलब उसकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, उसके ब्रांड की वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है? इस पर सोचिए और हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक कीप लर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी क्लास 12th की तैयारी एकदम जोरों पर चल रही है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सोचिए अपनी फेवरेट कंपनी के बारे में। मान लीजिए रिलायंस या टाटा। वो कंपनी असल में कैसा परफॉर्म कर रही है? क्या वो प्रॉफिट कमा रही है? क्या उसमें पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है? इन सारे सवालों के जवाब हमें कहां से मिलेंगे? तो चलिए आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का हमारा रोड मैप।
हम समझेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस आखिर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके मकसद यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं और आखिर में इसकी कुछ कमियां यानी लिमिटेशंस क्या हैं। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल एनालिसिस है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कार्ड समझें। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस बताता है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट में एक कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं। आसान शब्दों में एक कंपनी हमें दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देती है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल एनालिसिस बस इन्हीं स्टेटमेंट्स में दिए गए डेटा यानी नंबर्स को अच्छे से स्टडी करने का प्रोसेस है, ताकि हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझ सकें और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाएं। ये दो वर्ड्स एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हमेशा साथ साथ चलते हैं। एनालिसिस का मतलब है डेटा को सिंप्लीफाई करना, उसे आसान टुकड़ों में तोड़ना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब है उस सिंप्लीफाइड डेटा का मतलब और उसकी अहमियत समझाना। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप इंटरप्रिटेशन के बिना एनालिसिस नहीं कर सकते और एनालिसिस के बिना इंटरप्रिटेशन का कोई फायदा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी के इस रिपोर्ट कार्ड को आखिर देखता कौन है और क्यों? जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड को आपके पेरेंट्स और टीचर्स अलग अलग रीजन से देखते हैं, वैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अलग अलग लोग अपने अपने मतलब के लिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है कंपनी की टॉप मैनेजमेंट। उन्हें ये देखना होता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली चल रही है। वो सवाल पूछते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं जिन पर हम और काम कर सकते हैं, और हमारी वीकनेसेस क्या हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। ये एनालिसिस उनके लिए ज़रूरी कदम उठाने और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स, वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी में लगाई है। उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? रिटर्न। कंपनी अभी कितना कमा रही है और फ्यूचर में उसकी कमाने की कैपेसिटी क्या है। इसी के बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि शेयर्स खरीदें, बेचें या होल्ड करके रखें। अब उनके बारे में सोचिए जिन्होंने कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हैं, जैसे कि बैंक्स। उन्हें तुरंत प्रॉफिट से ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि क्या कंपनी लंबे समय तक टिक पाएगी, क्या वो टाइम पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुका पाएगी। इसे ही कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करना कहते हैं। लेंडर्स की तरह ही होते हैं ट्रेड पेबल्स। ये वो सप्लायर्स हैं जो कंपनी को उधार पर माल देते हैं, लेकिन इनकी चिंता शॉर्ट टर्म होती है। ये बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी अपने छोटे छोटे आने वाले बिल्स टाइम पर दे पाएगी। दूसरे शब्दों में वो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करते हैं। और हाँ, लेबर यूनियंस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती हैं। क्यों? ये देखने के लिए कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल हालत इतनी मजबूत है कि वो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा सके। अगर कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है तो वो उस डेटा का इस्तेमाल वेज इंक्रीज के लिए नेगोशिएट करने में कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि एनालिसिस क्या है और इसका इस्तेमाल कौन करता है। अब चलिए देखते हैं कि ये एनालिसिस करने के पीछे असल मकसद क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस एनालिसिस के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, कंपनी की कमाने की कैपेसिटी और उसके काम करने की एफिशिएंसी को असेस करना। दूसरा, उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता को जांचना, शॉर्ट टर्म यानी लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म यानी सॉल्वेंसी दोनों। तीसरा, पिछले साल के मुकाबले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में आए बदलाव के कारणों को पहचानना। और चौथा, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर कंपनी के फ्यूचर का अंदाजा लगाना। अब इस पूरे एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास कुछ खास टूल्स होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास एक टूल किट है जिसे यूज करके आप अपने पेशेंट यानी कंपनी की हेल्थ चेक कर रहे हैं। एनालिसिस के ये मेथड्स वही टूल किट हैं। हमारे पास 4 बड़े टूल्स हैं। पहला, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। दूसरा, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तीसरा, रेशियो एनालिसिस। और चौथा, कैश फ्लो एनालिसिस। घबराना नहीं है, इस चैप्टर में हम पहले 2 पर ही फोकस करेंगे। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस तो पूरे अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हम बाद में कवर करेंगे। हमारे पहले 2 टूल्स 2 अलग अलग तरह के एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एक फॉर्म है। यहाँ हम कंपनी के डेटा को अलग अलग टाइम पीरियड्स में कंपेयर करते हैं, जैसे 2025 की सेल्स को 2026 की सेल्स से कंपेयर करना। इससे हमें ट्रेंड पता चलता है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं या खराब। दूसरी तरफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वर्टिकल एनालिसिस हैं। यहाँ हम एक ही साल के अंदर डेटा को कंपेयर करते हैं, जैसे टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज कॉस्ट है और कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। इसकी कुछ कमियां हैं,
कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ये प्राइस लेवल चेंजेस जैसे महंगाई को इग्नोर करता है, जिससे समय के साथ रिजल्ट्स गलत दिख सकते हैं। दूसरा, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करता है जिन्हें पैसों में नापा जा सकता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी या एम्प्लॉयज़ के मोराल जैसे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को ये इग्नोर कर देता है। तीसरा, अगर कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बदल दे तो साल दर साल कंपैरिजन बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। और आखिर में, ये एनालिसिस हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड है, यानी जो हो चुका है। यह हमें कंपनी की करंट पोजीशन नहीं बताता। एक तरह से ये एक पोस्टमार्टम जैसा है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि फाइनेंशियल एनालिसिस एक कंपनी का रिपोर्ट कार्ड चेक करने जैसा है। इसे मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स जैसे अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। दो इंपॉर्टेंट टूल्स जो हमने डिस्कस किए वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो कि वर्टिकल एनालिसिस है। और आखिर में हमने देखा कि इस एनालिसिस की भी अपनी कुछ कमियां हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। हर नंबर एक कहानी कहता है, और फाइनेंशियल एनालिसिस आपको उस कहानी को पढ़ना सिखाता है। आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे बढ़ते रहिए। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। बेसिकली हम आज सीखेंगे कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कैसे पढ़ा जाता है। तैयार है? लेट्स बिगिन। सोचो, जब आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट या P&L अकाउंट देखते हो तो क्या दिखता है? सिर्फ नंबर्स, ढेर सारे नंबर्स, राइट? लेकिन अकेले इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता। असली मजा तो इनके पीछे छिपी स्टोरी को समझने में है, और ये स्टोरी बताने का काम करते हैं रेशियोज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के गेम प्लान पर। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, समझेंगे कि रेशियोज क्या है, फिर उनके फायदे और नुकसान देखेंगे। उसके बाद रेशियोज के टाइप्स, और फिर हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इस स्ट्रक्चर से पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। तो शुरू करें? ऑलराइट, सो लेट्स जंप राइट इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन। यहाँ हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये रेशो आखिर होता क्या है और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? चलो इसको आसान बनाते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट या P&L अकाउंट से कोई भी दो रिलेटेड नंबर्स लेते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप एक मैथमेटिकल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग रेशो। इसे एक फाइनेंशियल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझो, जो दो नंबर्स के बीच का रिश्ता क्लियर करके दिखा देता है। तो अगला सवाल, हम रेशियोज यूज ही क्यों करते हैं? सोचो, रेशियोज एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह हैं। ये कंपनी का फुल बॉडी चेकअप करते हैं और बताते हैं, हे यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, या वाओ ये एरिया तो सुपर स्ट्रांग है। इनकी हेल्प से हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेसिटी सब कुछ आसानी से एनालाइज कर पाते हैं। और हाँ, फ्यूचर प्लानिंग में भी ये बहुत काम आते हैं। ओके, अब जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, राइट? वैसे ही रेशियो एनालिसिस के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान, और इन दोनों को जानना सुपर इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस पावरफुल टूल को समझदारी से इस्तेमाल कर सकें। तो फायदे क्या है? सबसे पहला, ये लाखों करोड़ों के कॉम्प्लेक्स फिगर्स को एक सिंपल नंबर में बदल देता है। इजी हो गया ना? दूसरा, इससे हम कंपनी के लिए लिए गए डिसीजंस का रिजल्ट समझ पाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा है कंपैरिजन। हम अपनी ही कंपनी के परफॉर्मेंस को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम एरियाज को आसानी से हाईलाइट कर देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रेशोज हमेशा पास्ट डेटा पर बेस्ड होते हैं, जो फ्यूचर की गारंटी नहीं देते। ये कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे मैनेजमेंट कितना अच्छा है उसे इग्नोर करते हैं। और अगर आपने दो बिल्कुल अनरिलेटेड नंबर्स का रेशियो निकाल दिया, जैसे फर्नीचर और सैलरी का, तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। ये लिमिटेशंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक अ नोट। ग्रेट, तो बेसिक्स अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब हम लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि रेशियोज को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको चीज़ों को आसानी से याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। देखो, दो तरीके हैं इनको क्लासिफाई करने के। एक है ट्रेडिशनल, जो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता। दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो रेशियो के पर्पस यानी उसके मकसद पर बेस्ड है। और हमारा पूरा फोकस इसी पर रहेगा, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी है और यही प्रैक्टिस में यूज़ होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं हमारे फैंटास्टिक 4 रेशियोज। ये 4 इस चैप्टर की जान है।
पहला लिक्विडिटी रेशोज जो शॉर्ट टर्म पेमेंट एबिलिटी चेक करते हैं, दूसरा सॉल्वेंसी रेशोज जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, तीसरा एक्टिविटी रेशोज जो कंपनी की एफिशिएंसी बताते हैं, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो कंपनी की कमाई करने की कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डीप डाइव। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। इसको समझो कंपनी का डेली एक्सपेंस चेक। ये रेशियोज हमें बताते हैं कि क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स जो अगले कुछ महीनों में आने वाले हैं उन्हें टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं। इसका मतलब है क्या कंपनी के पास इतना कैश या ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से कैश बन जाएं जिससे वो अपने डेली के बिल जैसे रेंट, सैलरी वगैरह टाइम पर दे सकें। सिंपल भाषा में, क्या कंपनी की जेब में, उसके वॉलेट में रोज के खर्चों के लिए पैसा है। लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन है करंट रेशियो। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मतलब वो सारे एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और करंट लायबिलिटीज मतलब वो सारी जिम्मेदारियां जो 1 साल के अंदर चुकानी है। सिंपल। चलो फटाफट एक एग्जाम्पल से इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखो, हमें टोटल एसेट्स दिए हैं 3 लाख और नॉन करंट एसेट्स हैं 2,60,000। तो करंट एसेट्स क्या हुए? सिंपल मैथ्स, टोटल में से नॉन करंट हटा दो, बच गए 40,000। इजी पीजी। ऐसे ही जब हम सारी वैल्यूज को बैलेंस शीट की इक्वेशन में डालते हैं तो हमारी करंट लायबिलिटीज आती हैं 20,000। तो अब आती है फाइनल कैलकुलेशन की बारी। करंट एसेट्स हैं 40,000, करंट लायबिलिटीज हैं 20,000। डिवाइड किया तो आंसर आया 2:1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी की हर 1 रुपए की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए उसके पास 2 रुपए के शॉर्ट टर्म एसेट्स तैयार हैं। वाओ, ये तो एक बहुत ही हेल्दी साइन है। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म चेकअप हो गया। अब बारी है कंपनी के लॉन्ग टर्म हेल्थ चेक की, और इसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। ये रेशियोज बताते हैं कि कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं। याद रखो, लिक्विडिटी था आज के लिए, सॉल्वेंसी है आने वाले कल के लिए। क्या कंपनी ने जो बड़े बड़े लोन्स लिए हैं उन्हें 5 साल 10 साल बाद चुका पाएगी? उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है? ये चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। इस कैटेगरी में ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज आते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन सब के कैलकुलेशंस हम आगे डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके टीम, काफी कुछ पढ़ लिया हमने, तो चलिए एक सुपरफास्ट रिकैप करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। रेडी? पॉइंट नंबर 1, रेशियो एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक ऑसम टूल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंपल बनाता है और उनके बीच में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करता है। पॉइंट नंबर 2, हमारे फैंटास्टिक 4 कौन से हैं? कम ऑन, से इट विथ मी। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सीलेंट, इन्हें कभी मत भूलना। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, लिक्विडिटी रेशियोज मतलब कंपनी का शॉर्ट टर्म हेल्थ चेक, और सॉल्वेंसी रेशियोज मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म हेल्थ चेक, एक अभी के लिए, एक फ्यूचर के लिए। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने देखा कि करंट रेशियो 2:1 आया। ये बस एक नंबर है, राइट? तो इस नंबर को अच्छा या बुरा कौन बनाता है? इसमें जान कौन डालता है? सोचेगा जरूर। इसका जवाब है कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन। अकेला नंबर कुछ नहीं कहता। उसकी असली कहानी शुरू होती है जब हम उसे पिछले साल से या किसी और कंपनी से कंपेयर करते हैं। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज द रियल मैजिक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस पजल सॉल्व करते हैं। सोचो, एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट तो कमा रही है पर उसके बैंक अकाउंट में कैश ही नहीं है। अजीब है ना? तो आज मिलते हैं हमारे हीरो से जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही है सबसे बड़ा सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो दिखा रहा है कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, लेकिन जब बिल्स पे करने की बारी आई तो बैंक अकाउंट खाली। तो भाई, ये सारा कैश आखिर गया कहाँ? इस सवाल का जवाब ही हमें देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो इसमें डाइव इन करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। ये स्टेटमेंट क्या है और ज़रूरी क्यों है, फिर इसके 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सों को समझेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब जुड़कर फाइनल फॉर्मेट में कैसा दिखता है। तैयार हो? लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट के ABCs को समझते हैं। ये आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है?
बिल्कुल सिंपल भाषा में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी रिपोर्ट है जो बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कंपनी के पास कितना कैश आया यानी इनफ्लो और कितना कैश गया यानी आउटफ्लो। और हाँ, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, इसको बनाना कंपल्सरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी AS3 के रूल्स के हिसाब से। अच्छा, तो इसको बनाने का फायदा क्या है? बहुत फायदे हैं। सबसे पहला, ये कंपनी की असली फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। मतलब क्या कंपनी अपने छोटे-मोटे बिल्स टाइम पे दे सकती है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, और क्या लंबे टाइम के लोन्स चुका पाएगी, जिसे सॉल्वेंसी कहते हैं। दूसरा, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कितना कैश जनरेट कर सकती है। और तीसरा, इसकी मदद से दो अलग-अलग कंपनीज की परफॉर्मेंस कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये 3 टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहला, कैश। इसका मतलब है कैश इन हैंड, यानी जो पैसा आपके पास है और बैंक में जमा पैसा जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो। दूसरा है कैश इक्विवेलेंस। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो इतनी जल्दी कैश में बदल जाती हैं कि उन्हें कैश के बराबर ही माना जाता है, जनरली जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम हो। और तीसरा, कैश फ्लोज, जिसका सिंपल सा मतलब है कैश का आना यानी इनफ्लो और जाना यानी आउटफ्लो। सिंपल। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ध्यान से सुनना। AS3 के मुताबिक कंपनी के सारे कैश मूवमेंट्स को 3 मेन कैटेगरीज या एक्टिविटीज में बांटा जाता है। आइए देखते हैं ये क्या हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये कंपनी की मेन यानी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ से जुड़ी होती है। सिंपल शब्दों में, कंपनी का जो मेन काम है, जैसे अगर एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है तो उसके लिए कच्चा माल खरीदना, कपड़े बनाना और उन्हें बेचना, ये सब उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। बेसिकली डे टू डे बिजनेस से होने वाला कैश फ्लो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैश इनफ्लो कब होगा? जब आप सामान या सर्विस बेचोगे या आपको कोई रॉयल्टी, फीस या कमीशन मिलेगी। सही है। और कैश आउटफ्लो कब होगा? जब आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दोगे या इनकम टैक्स पे करोगे। ये सारे कोर बिजनेस से जुड़े हैं। चलो, अब आती है दूसरी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसका सिंपल सा मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना और बेचना। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं जो कैश इक्विवेलेंट्स नहीं हैं। मतलब कंपनी अपने फ्यूचर के लिए जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, वो सब यहाँ आती हैं। इसका लॉजिक भी बहुत सीधा है। देखो, अगर आप पुरानी मशीन बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश इनफ्लो। और अगर नई मशीन खरीदोगे तो पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो। सिंपल। ऐसे ही अगर आपने किसी को लोन दिया था और वो पैसा वापस मिल गया तो इनफ्लो, और अगर आप किसी को लोन देते हो तो आउटफ्लो। कितना आसान है। और अब आई आखिरी कैटेगरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सीधे सीधे कंपनी के कैपिटल और बोरोइंग से जुड़ी है। मतलब कंपनी बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाती है और उसे वापस कैसे चुकाती है, चाहे वो ओनर्स से हो शेयर्स इशू करके या बाहर से हो लोन्स लेकर। इसके एग्जाम्पल्स देखो। जब कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है तो उसके पास पैसा आता है, ये हो गया इनफ्लो। और जब वो लोन्स वापस करती है या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो पैसा जाता है, ये हो गया आउटफ्लो। आसान है ना? ये देखो, यहाँ पर एकदम परफेक्ट समरी है तीनों एक्टिविटीज की। मेन आइडिया बस इतना सा है। ऑपरेटिंग मतलब मेन बिजनेस, इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, और फाइनेंसिंग मतलब कैपिटल और लोन्स। अब चाहो तो यहाँ पॉज करके इसको आराम से देख सकते हो, रिवीजन के लिए बेस्ट है। एक बात मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना। इन तीनों एक्टिविटीज़ को अच्छे से पहचानना और क्लासिफाई करना बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप जब हमने तीनों एक्टिविटीज़ समझ ली हैं, चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताऊंगी और आपको पहचानना है कि वो कौन सी एक्टिविटी है। तैयार हो? सोचो, कंपनी ने नई मशीनरी खरीदी है। ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, मशीनरी एक लॉन्ग टर्म एसेट है, इसीलिए ये है एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया। चलो अब अगला सवाल। कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके पैसा उठाया, ये क्या है? शानदार! शेयर्स इशू करना कैपिटल से जुड़ा है, इसीलिए ये हुई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो आखिरी वाला, और ये तो बहुत आसान है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एकदम सही, नाम में ही ऑपरेशंस है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगी। वेरी गुड। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको इन तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अब तक हमने सब कुछ अलग अलग टुकड़ों में सीखा है, तो अब देखते हैं कि ये सारे पीसेस जुड़कर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ये रहा फाइनल फॉर्मेट। देखो, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो निकालते हैं, मान ले वो है ए। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो यानी बी, और आखिर में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से यानी सी। जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें मिलता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश। इसमें हम साल के शुरू का कैश जोड़ते हैं और हमें साल के एंड का कैश मिल जाता है। एकदम लॉजिकल है। चलो एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का आना और जाना दिखाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन बिजनेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैपिटल और लोन से। और इन तीनों का टोटल ही फाइनल स्टेटमेंट होता है। बस यही है पूरे चैप्टर का सार। तो इतना सब कुछ समझने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अब अगली बार जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, तो क्या आप सिर्फ प्रॉफिट का नंबर देखकर खुश हो जाओगे, या आप उसकी कैश जनरेटिंग पावर को भी एनालाइज करोगे? याद रखो, प्रॉफिट तो एक ओपिनियन हो सकता है, पर कैश हमेशा एक फैक्ट होता है। सच में कैश इज किंग, और ये स्टेटमेंट उसी राजा की असली कहानी बताता है।